नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने सारे जो टॉपिक कंप्लीट कर दिए। देखो, अब एक टॉपिक तो बचा है अपने राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति को कंप्लीट करेंगे और एक जो आपके मूल अधिकार वाला वो जो था, उसके थोड़े बहुत अधिकार का एक दो वीडियो बाकी रह गया था। वो HR सर करवा रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ तक करवाया, तो मैंने नया टॉपिक उठा लिया, जबकि उनके क्या है वो एक दो का बाकी था। तो कोई बात नहीं, मैं मूल अधिकार के भी जो बच्चे कुछ वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के मैं आपको बता दूं 4 से 5 वीडियो बनेंगे भाई साहब, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। 4 से 5 वीडियो, 4 से 7 तक मान लो, मिनिमम 4 मैक्सिमम 7। तो ये जो क्लासें हैं वो आपको रेगुलर रूप से मिलेगी। आप जितना पढ़ के नोट कर सकते हो, मैं उतना ही कंटेंट अपलोड करता हूँ। यदि मैं ज़्यादा अपलोड कर दूँ फिर आप उसको बर्डन बन जाए, वरना आप साथ के साथ ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और आप वीडियो लेते हैं, वीडियो आपको निःशुल्क मिलते हैं, तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बस इसी को अपनी फीस समझ लो, और क्या, ठीक है। तो ये बात है। देखो, राष्ट्रपति है वो भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक है। इसमें संघ आता है पूरा का पूरा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब होगा। और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिसका प्रयोग वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा संविधान के अनुसार स्वयं करेगा। मतलब संघ की जो कार्यपालिका है, जो शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग खुद सीधा नहीं कर सकता। वो अपने जो अपने अधीनस्थ अधिकारी है उनका अनुसार करेगा, और साथ ही संविधान को पूरा ध्यान में रखेगा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों का सहयोग लेते हुए संविधान के अनुसार अपनी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका राष्ट्रपति क्या करता है, प्रयोग करता है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है आपके आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति, देखो मैं बता दूं, आर्टिकल 54 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, और दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तब आपके दिमाग में आएगा फिर भाग कौन नहीं लेते? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। मनोनीत क्यों भाग नहीं लेते? क्योंकि ये मनोनीत होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, तो ये फिर उसके चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। आर्टिकल 55 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है, क्या प्रोसेस है। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसा मतदान गुप्त होगा। विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य की गणना की जाती है। तो ये विधानसभा के मत मूल्य की गणना कैसे होती है, इसके लिए एक सूत्र है। देखो, अब इसमें होता क्या मैं बता दूं। जैसे सभी जो सदस्य है ना वो क्या करते हैं, मत देते हैं अपना। तो अब इसके मत मूल्य की गणना कैसे होती है कि अब भाई कौन सी राज्य है, उस राज्य के जो विधानसभा का जो सदस्य है वो वोट दे रहा है, तो उस वोट का मूल्य कितना है, इसकी गणना इस सूत्र से होती है। किसी एक सदस्य के मत मूल्य को जानने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग देकर उसको इंटू 1/1000 करते हैं, तो आपकी क्या आती है, जो मत मूल्य आ जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनसंख्या। अब देखो, यहाँ पर जनसंख्या का भाग देंगे ना, ये कुल जनसंख्या लेते हैं ना, तो यहाँ पर 1971 की जनसंख्या लेते हैं। क्यों लेते हैं, वर्तमान क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो, ये संख्या अंश ऊपर है, अंश जितना बढ़ेगा मत मूल्य उतना ही अधिक आएगा, अर्थात जितनी जनसंख्या अधिक उतना ही मत मूल्य अधिक। तो यदि वर्तमान जनसंख्या जोड़ने लगे तो सभी राज्य ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पर जोड़ देना शुरू कर देंगे। इसलिए मत मूल्य की गणना करते वक्त 1971 की जो जनसंख्या है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? 1 मिनट रुकिए। अब देखिए आगे कैसे है कि अगला है कि 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 द्वारा यह संशोधन किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। तो 2001 ये 1976 की जो जनसंख्या है, 1971 की, उसको आधार किसके द्वारा माना जाता है? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। आ गई बात समझ में?
तो एक ये चीज़ भी है। अब देखो ये मैं जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे सभी जो राज्य के जो ये सदस्य वगैरह हैं ये A B C और D है, तो ये सभी क्या करेंगे, जैसे ABCD 4 चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको जितने वोट मिले, अब इनको इतने वोट मिले, इनको इतने वोट मिले, इनको इतने वोट मिले, तो जिसमें सबसे कम वोट आते हैं ना तो उसको बाहर करते हैं। तो एक सेकेंड रुकिए, आप इसको आगे वैसे समझाया हुआ है, सॉरी, तो वहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बीच में नहीं बताऊँ तो भी चलेगा। देखो राजस्थान के जो MLA है उसका मत मूल्य 129 है। इसको आपको सीधा सीधा याद रखना है कि राजस्थान के MLA का मत मूल्य कितना है, तो 129 है। और राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य कितना हो जाता है, चूंकि 200 विधायक है तो 129 जो मत मूल्य है वो मल्टीपल होकर 25,800 कुल मत मूल्य हो जाता है। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा मेरे लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा फैन वगैरह आवाज़ ज़्यादा आती है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखो संसद सदस्यों के मत मूल्य की गणना, संसद सदस्य हैं उनके मत मूल्य की गणना कैसे होती है, तो MP के मत का मूल्य, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ करके उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो वो एक MP का मत मूल्य आ जाता है, ठीक है। अब देखो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो एक MP का मत मूल्य आता है राजस्थान का 708, ठीक है। ये अपने यहाँ पर जो संसद MP के मत का मूल्य है वो ऐसे आता है, ठीक है। अब आगे है सभी सांसदों का मत मूल्य कितना हो जाता है, 543 + 233 776 × 708, तो 5,49,408 मत मूल्य हो गया, ठीक है। अब उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया में समरूपता एवं समतुल्यता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समतुल्य यानी समान होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो सिद्धांत है वो कहा जाता है। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तो आपको समझ में आ गई। अब है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये क्या है कि यदि प्रत्याशियों की कुल संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी है। मतलब आप प्रिपेयर किसको कर रहे हो, ABCD, आप पहले A को प्रिपेयर करते हो, उसके बाद B को करते हो, उसके बाद C को करते हो, उसके बाद D को करते हो, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो इसमें मत गणना कैसे होती है। तो देखो राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वेद मतों के आधे से कम एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता हो, और इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। तो न्यूनतम कोटा क्या है, कुल पड़े वेद मत बट्टा 2 + 1, ठीक है। तो जिसको इतने वोट मिल जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए सफल प्रत्याशी, ठीक है, समझ गए। मतलब जैसे A B C और D खड़े हैं चुनाव में, ठीक है, टोटल वोट है 1200। अब चुनाव करवाए और किसी को भी 1200 बटा 2 + 1 मतलब 600 एक वोट किसी को मिल गए तो सीधा सीधा वो क्या है, राष्ट्रपति। समझ गए आप बात को। और मतगणना के समय सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता तो उसे द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ती है। अब देखो द्वितीय चक्र की गणना की जाती है। अब देखो इसमें कैसे किया जाता है, जैसे आपके सभी को जैसे वोट मिले, इसको 200 मिले, इसको 400 मिले, इसको 300 मिले, 400 300 200 900 हो गए, और इसको भी 300 मिले, ठीक है। तो अब देखा जाएगा कि सबसे कम किसके हैं, ये 200 है ना, इसको कर देंगे प्रक्रिया से आउट। अब द्वितीय क्रम की गणना कैसे होगी कि अब इन 200 वाले वोटों का देखेंगे कि इन्होंने दूसरे क्रम में किसको सिलेक्ट किया। मान लो दूसरे क्रम में इनमें से 50 लोगों ने B को सिलेक्ट किया और 50 ने ही इसको सिलेक्ट किया और 100 ने इसको सिलेक्ट किया। तो अब ये कितने हो गए, इसके 450, इसके 350 और इसके कितने हो गए 400। अब देखा जाएगा अब इनमें से सबसे कम किसके 350, तो इसको आउट कर दिया जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो 350 थे इनमें थर्ड प्रेफरेंस किसने दिया। तो मान लो 350 में से आधों ने इसको दिया और आधों ने इसको दिया, तो सबसे आगे कौन हुआ, ये हुआ, तो फिर ये वोट जीत जाएगा। ऐसे होती है, इसको बोलते हैं द्वितीय जो चरण की गणना कहते हैं, ठीक है।
अब देखो वीएन गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय द्वितीय दौर की गणना करनी पड़ी, वरना द्वितीय दौर की गणना करनी नहीं पड़ती है। सीधा ही 4 में से एक ऐसा होता है जिसे क्या मिलते हैं, आधे से एक ज़्यादा वोट मिल जाता है और सीधे राष्ट्रपति बन जाता है। तो वीएन गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके टाइम में ऐसी गणना हुई थी द्वितीय दौर की। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अब देखो अगला, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखो पहले बात तो महाभियोग पद की हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही एज्ड आदमी, बहुत ही सिंसियर पर्सन को राष्ट्रपति पद सौंपते हैं। ठीक है, वो जीतता है, उसको चुना जाता है। और यदि वो फिर भी संविधान का अतिक्रमण करे, मान लो हनन हो वहाँ पर, तो फिर महाभियोग चलेगा और उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग है ना, बहुत मतलब दोनों सदनों में दोनों पक्षों में, पक्ष विपक्ष सब जगह बहुमत हासिल करना पड़ता है, तब जाकर महाभियोग संपन्न होता है और राष्ट्रपति हटता है। ना तो इतनी ज़रूरत पड़ती है और ना ही इतना आसान है राष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ठीक है, अगला ये है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। जब तक उत्तराधिकारी कोई दूसरा आकर उस पद को धारण नहीं कर लेता ना, तब तक वही राष्ट्रपति पद पर रहता है। अब देखो आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है। तो कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, करता है, कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। हालांकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब दोबारा बनने की, तिबारा बनने की बारी कम ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि एज हो जाती है काफ़ी, तो इसलिए राष्ट्रपति के पद धारण कर चुका है उसको पुनर्निर्वाचन वापस तो चुना जा सकता है, कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं अर्थात योग्यताएं हैं। तो पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए जो जो योग्यताएं चाहिए हो वो योग्यताएं होनी चाहिए, और लाभ का पद धारण करता हो तो वे निर्वाचन के पात्र नहीं होगा। ठीक है, लाभ का पद यदि धारण करता है तो वो फिर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे अब शर्तें क्या है। शर्तें, यह तो ये योग्यताएं, शर्तें में नहीं होगा ऐसी चीज़ें आती है। तो किसी भी सदन का सदस्य है वो राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेगा। यदि किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके पद ग्रहण करने की तारीख से सदन में स्थान रिक्त माना जाएगा, अर्थात उसको वहाँ से हटा हुआ मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि वो राष्ट्रपति बन जाता है सदन के पद पर, जो सदन का जो सदस्य है उस पद पर रहते रहते, तो सदन का सदस्य पीछे रिक्त मान लेंगे, और अन्य कोई लाभ का पद उसने धारण नहीं किया हो, ये शर्तें हैं। और देखो राष्ट्रपति उपलब्धियों, भत्तों, शासकीय निवास इत्यादि के उपयोग का हकदार होगा, और राष्ट्रपति की उपलब्धियां व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान काम कम नहीं किए जाएंगे। यह नहीं है कि उपलब्धियां भत्ते वो कम कर दे तो उसके शासन पर रहते रहते, तो ऐसा नहीं है, उसको कम नहीं किया जाएगा। आगे वर्तमान में जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति का, और भारत की संचित निधि पर ये है वो भारित है। ठीक है, मतलब इसका भार है वो भारत की संचित निधि पर है। आगे है आर्टिकल जो 60 है वो, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। विद्यार्थियों वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको वीडियो कंठस्थ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।